Welcome to Young India Academy. My name is Ragini and I'll be teaching General Science. जब हम जनरल साइंस की बात करते हैं या साइंस की बात करते हैं, हमारे पास 3 सब सब्जेक्ट्स होते हैं साइंस के, जो कि हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये तीनों होते हैं मिलकर हमारे जो साइंस बनाते हैं उसको। अगर मैं बात करूं कि सिलेबस क्या रहता है एसएससी सीजीएल के लिए, तो इनका 10th तक का सिलेबस प्लस 11th 12th के कुछ टॉपिक्स आते हैं आपके जनरल साइंस में। मोस्टली आपके 10th तक का सिलेबस रहता है और 9 10th मेनली, बट कुछ 9 10th के अलावा जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी आते हैं और 11 12th के कुछ क्वेश्चंस। तो हम बात करते हैं, हमें ये 3 कवर करते हैं साइंस में। इनिशियली हम शुरू करते हैं बायो से। तो आज हम बायो से शुरू कर रहे हैं और बायो की बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बायो है क्या, बायोलॉजी है क्या। तो अगर हम बायो की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, बायो का खुद का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर मैं बात करूं कि कोई भी जिंदा है, कोई लिविंग है, तो हम उसकी जब स्टडी करेंगे तो वो आएगा अंडर बायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप घर में हो, आपको किसी डॉग की आवाज आ रही है, ठीक है, आप सड़क पे गए तो बिल्ली ने आपका रास्ता काट दिया, वो बिल्ली, पास में से गाय निकल रही है, पेड़ है बहुत बड़े बड़े और दूसरे इंसान हैं, ये सब लिविंग है। तो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं कि मुझे ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम देखना है, मुझे ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, उसके बारे में जानना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में, किस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली पढ़ेंगे उसके बारे में, तो वो होगा बायोलॉजी। तो बायोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो भी जिंदा है, लिविंग है, उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं तो वो आता है अंडर बायोलॉजी। अब ये जो बायोलॉजी वर्ड है, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। इसको फर्स्ट टाइम यूज करा था, जो ये टर्म है वो कॉइन करी थी बाय लेमार्क, और कब करी? 1801। और बायोलॉजी में भी वैसे बहुत सारी ब्रांचेस हैं इसके भी, बट मेन 2 आती हैं हमारी, बॉटनी एंड जूलॉजी। बॉटनी में पढ़ते हैं हम प्लांट्स के बारे में, जूलॉजी में हम पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में। और भी होती हैं, फॉर एग्जाम्पल माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? आप माइक्रोब्स के बारे में पढ़ रहे हो। माइक्रोब्स क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव, जो आपको बिना माइक्रोस्कोप के नहीं दिखते, बहुत छोटे, ऐसे आंखों से नहीं दिख रहे, उनके लिए आपको माइक्रोस्कोप लेना पड़ता है। तो बायोलॉजी भी बहुत डाइवर्स है, पर मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, बॉटनी और जूलॉजी। अगर मैं बात करूं फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे, तो वो एरिस्टोटल थे, अरस्तु थे, ठीक है। तो जीव विज्ञान के पिता या फादर ऑफ बायोलॉजी कौन थे? एरिस्टोटल। आगे बढ़ते हैं। मैंने नॉर्मल बायो के बारे में बात करी है। अगर मैं बायो का फर्स्ट टॉपिक से शुरू करूं, जो कि है सेल, जिसको हम कोशिका भी बोलते हैं, तो सेल, कोशिका, ये पहले हम बात करते हैं कि सेल होता क्या है। मैंने कहा कि जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोलॉजी। और ये चीज भी देखने वाली है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से, मतलब कोशिका से ही मिलकर बना है। वही बाहर बहुत सारे प्लांट्स होंगे, ट्रीज होंगे, दूसरे ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, हम सब जो भी लिविंग है, हम सब मिलकर बने हैं सेल से। तो सेल को मैं क्या कह सकती हूँ? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब जो भी जिंदा है, जो भी जिंदा है, जो भी लिविंग है, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, उसकी इकाई जिससे वो बना है, स्ट्रक्चरल है उससे, वो है सेल। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके जो हाथ हैं वो भी सेल से बने हैं, ये चीज भी सेल है, ठीक है। हर चीज, बाजू, टांगे, हर चीज सेल से ही मिलकर बनी है, ठीक है। तो अब क्या है, अगर मैं बात करूं सेल की डिस्कवरी के बारे में, डिस्कवरी के बारे में बात करूं, खोज के बारे में बात करूं सेल के,
तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी, कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। कब करी थी? 1665 में। पर इन्होंने क्या करा था? इन्होंने कॉर्क सेल को स्टडी करी थी। कॉर्क सेल क्या होता है? अगर मैं बात करूं पेड़ों की, उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो ब्राउन सी नहीं होती, जो थोड़ी दिखने में जहां पे ऐसे तरेड़े सी आ रही होती है, ठीक है, यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर ब्रांच की, ये कॉर्क की बनी हुई है। और जब उन्होंने इसको देखा अपने माइक्रोस्कोप में, जो कि ज्यादा एडवांस नहीं था, तो उनको एक हनी कॉम्ब लाइक, मधुमक्खी के छत्ते जैसा सा आकार मिला, ऐसा, ठीक है। पर वो वाला जो सेल था, वो कैसा सेल था? वो एक डेड सेल था। प्लांट तो लिविंग है, बट जो उसके बाहर वाली बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर होगी ना सेल्स की, वो डेड सेल की बनी हुई है। तो उसकी खोज किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सेल की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक। कब करी? 1665। क्या वो लिविंग था या वो डेड था? डेड था। कैसा स्ट्रक्चर आया? हनी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आया, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने बात करी थी कि हाँ चलो वो तो डेड सेल था, लिविंग सेल की बात करूं, लिविंग सेल की, तो उसकी खोज, उसकी डिस्कवरी करी थी एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। किसने? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। अब एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी कब? 1674 में। इन्होंने क्या करा? तालाब के पानी में से इन्होंने जब अपने माइक्रोस्कोप में देखा, जो थोड़ा एडवांस था कंपैरेटिवली, उसमें इन्होंने एक लिविंग सेल देखा और उसको इन्होंने कहा एनिमल क्लूज, ठीक है। अब सेल की ही बात कर रही हूं, जैसे मेरी बॉडी बहुत सारे सेल्स से बनी है, उस सेल के बीचों बीच एक चीज होती है जिसका नाम होता है न्यूक्लियस, जिसको नाभिक या केंद्रक भी बोलते हैं। मैं कह रही हूं ये कोई सेल है, सेल के बिल्कुल बीचों बीच, एनिमल सेल्स के केस में है ना, जो हम ह्यूमन हैं, हम एनिमल्स में आते हैं, एनिमल सेल्स के बिल्कुल बीचों बीच एक चीज है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस क्या है? हम सबके पास ब्रेन है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। सेम वैसे ही जैसे ब्रेन पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, ये न्यूक्लियस पूरे सेल को कंट्रोल करता है। इसीलिए इसका नाम ब्रेन ऑफ द सेल भी है, ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि ये पूरे सेल को कंट्रोल कर रहा है। हमारी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें तो वो किसने करी थी? इसकी डिस्कवरी, न्यूक्लियस की या नाभिक की या केंद्रक की डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी थी न्यूक्लियस की, और प्रोटोप्लाज्म की करी थी पुरकेंजे ने। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवरी करी न्यूक्लियस की, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी करी पुरकेंजे ने। अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है और ये हुई कब? रॉबर्ट ब्राउन ने करी 1831 में डिस्कवरी, और पुरकेंजे ने करी 1839 में। जब मैं सेल के बारे में बताऊंगी, सेल के अंदर के जो पार्ट होते हैं उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तीन चीजें होती हैं, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, प्रोटोप्लाज्म, ये हम आगे करेंगे। तो अभी तक हमने क्या देखा? बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। बायोलॉजी है जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। अब जो बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, हम सब मिलकर बने हैं सेल से, कोशिका से। उसकी डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट हुक ने। कब करी? 1665 में। पर वो सेल एक डेड सेल था, तो एक लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी? एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। फिर हम बात करते हैं डिस्कवरी न्यूक्लियस की किसने करी या नाभिक की किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य की डिस्कवरी किसने करी? पुरकेंजे ने। आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल के बारे में बात करते हैं कि सबसे छोटा सेल कौन सा है, सबसे बड़ा सेल कौन सा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि सबसे छोटा सेल कौन सा है ह्यूमन बॉडी में, अगर मैं सिर्फ ह्यूमन बॉडी में सबसे छोटे सेल की बात करूं
तो वो है एक शुक्राणु जो कि होता है स्पर्म, और स्पर्म मेल बॉडी में फॉर्म होता है, स्मॉलेस्ट है। अगर मैं लार्जेस्ट की बात करूं ह्यूमन बॉडी में ही, तो वो अंडाणु या ओवम है। ओवम हो गया, ओवा हो गया, एग हो गया, वो क्या है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल की बात करूं, देखो एक होता है लॉन्गेस्ट, एक होता है लार्जेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कुतुब मीनार लॉन्ग है, ठीक है, तो अगर ऐसे ही लॉन्ग सेल की कि हमारी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, तो वो होगा तंत्रिका कोशिका, मतलब न्यूरॉन या नर्व सेल, ठीक है। 3 की बात करिए, स्मॉलेस्ट स्पर्म या शुक्राणु, लार्जेस्ट ओवम या अंडाणु, लॉन्गेस्ट न्यूरॉन नर्व सेल। अब स्मॉलेस्ट सेल की बात करूं, स्मॉलेस्ट सेल कहां, मतलब आउटसाइड ह्यूमन बॉडी। हमने ह्यूमन बॉडी में तो देख लिया, बट दुनिया में और भी तो ऑर्गेनिजम्स हैं, और भी तो जीव हैं, उनमें सबसे छोटा सेल किसका है, तो वो है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या फिर माइकोप्लाज्मा। ये हम देखें तो हमारी बॉडी के अलावा जितने भी जीव हैं दुनिया में, उसमें सबसे छोटे सेल माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ के पास पाए जाते हैं, वही होते हैं। लार्जेस्ट की बात करूं तो वो है शतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच का एग सेल। तो ये 5 फैक्ट हमने देखे हैं, स्मॉलेस्ट स्पर्म, लार्जेस्ट ओवम, लॉन्गेस्ट न्यूरॉन या नर्व सेल, स्मॉलेस्ट आउटसाइड ह्यूमन बॉडी माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग सेल। आगे बढ़ते हैं, देखो टाइप्स ऑफ सेल्स, मैंने कहा हम सब सेल के बने हुए हैं, हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हुए हैं, और ये सेल 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं जरा, देखो एक हमारे प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, एक हमारे यूकैरियोटिक सेल्स हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक का मतलब है बहुत प्रिमिटिव सेल, पुराने सेल्स, ठीक है। कैसे हैं ये, पुराने सेल्स हैं, प्रिमिटिव हैं। पर अगर मैं यूकैरियोटिक सेल्स की बात करूं, ये बहुत एडवांस्ड सेल हैं, ठीक है, एडवांस्ड सेल्स हैं ये। प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव हैं, पुराने सेल्स हैं, यूकैरियोटिक एडवांस्ड सेल्स हैं। और अगर मैं बात करूं, मैंने न्यूक्लियस के बारे में बताया, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरी पूरी बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करके रख रहा है, वैसे ही पूरे सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करके रख रहा है। तो हो गया ना, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट। पर ये न्यूक्लियस एज सच प्रेजेंट नहीं होता एक प्रोकैरियोटिक सेल में। तो अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो न्यूक्लियस होता है एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड इट इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब तीसरी मैं अगर बात करूं, जैसे देख, जो बॉडी है, बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, अंग हैं, है ना, स्टमक है, लिवर, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे अंग हैं। वैसे ही सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, जैसे एक का नाम न्यूक्लियस है, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, ये ऐसे और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो मोस्टली जो सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं ना, उनके बाहर एक कवरिंग होती है। मतलब सपोज करो ये कोई सेल ऑर्गेनेली है, इसके अराउंड ऐसे एक कवरिंग प्रेजेंट है। अगर मैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात करूं, माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर तो ऐसे एक कवरिंग नहीं है, 2 कवरिंग है, ठीक है। मोस्टली के बाहर एक है, कुछ के बाहर, जैसे न्यूक्लियस बात करी, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करी, सपोज करो ये कोई सेल ऑर्गेनेली है, ये एक कवरिंग उसके बाहर की, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये एक मेम्ब्रेन जिसमें कवर है, ये झिल्ली से
जो सेल ऑर्गेनेलीज कवर्ड हैं, ये वाले सारे ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं किसमें? एक प्रोकैरियोटिक सेल में। मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज ऐसे ऑर्गेनेलीज जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रेन, लिवर, किडनी, वैसे ही सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। और उन सेल ऑर्गेनेलीज के बाहर, मोस्टली के बाहर, ऐसे एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली प्रेजेंट होती है। बट प्रोकैरियोटिक बहुत पुराने हैं, ठीक है, तो उनमें ऐसे उनके पास ऑर्गेनेलीज नहीं है जिसके पास मेम्ब्रेन है। ये कोई ऑर्गेनेली है, इस पे ये झिल्ली है, तो ये इसमें नहीं होगी। पर ऐसी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होंगी, ठीक है। अब अगला डिफरेंस देखते हैं। फोर्थ, एक ऑर्गेनेली है ऐसी जिसके बाहर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं होती, कोई झिल्ली ही नहीं होती, तो क्या वो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होगी? बिल्कुल प्रेजेंट होगी, और उस ऑर्गेनेली का नाम है राइबोसोम, ठीक है। अब फोर्थ नंबर पे मैं बात कर रही हूं राइबोसोम की। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट है, पर वो 70S की फॉर्म में प्रेजेंट है, और यूकैरियोटिक में 80S के रूप में प्रेजेंट है। अब ये 70S और 80S क्या होता है? देखो, आप मार्केट गए, आपने बोला, दुकानदार को क्या बोला? मुझे 1 चीनी दो, नहीं 1 किलो चीनी दो। कोई यूनिट लगाई ना पीछे। जिस भी चीज को हम माप सकते हैं उसकी कोई ना कोई यूनिट होती है, कोई ना कोई इकाई जरूर होती है। वैसे ही सपोज करो आप दौड़ के आए, किसी ने आपसे पूछा कि आप कितना दौड़ के आए हो, तो आपने क्या बोला? 2, नहीं 2 किलोमीटर। तो कुछ यूनिट लगानी जरूरी होती है। तो वही अगर मैं बात करूं राइबोसोम की, राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक में भी है। प्रोकैरियोटिक में क्यों है? उसके बाहर कोई झिल्ली प्रेजेंट नहीं है। राइबोसोम ऐसे कैसे प्रेजेंट है? उसके बाहर ऐसे कोई मेम्ब्रेन, कोई झिल्ली प्रेजेंट नहीं है। पर ये राइबोसोम जो है वो छोटा सा है, 70S है इन प्रोकैरियोट, और यूकैरियोट में 80S है, ठीक है, ज्यादा यूनिट में है वो, ठीक है। इसके बाद जो साइज है प्रोकैरियोटिक सेल का वो छोटा होता है, और यूकैरियोटिक का जो साइज है वो बड़ा होता है। तो एक डिफरेंस तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि साइज इसका एक्चुअली होता कितना है, तो प्रोकैरियोटिक का साइज होता है 0.1 से 5 μm, ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक सेल की, तो ये बड़ा है 10 से 100 माइक्रोमीटर। तो साइज का डिफरेंस है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं इसमें और क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं, जो प्रोकैरियोटिक है वो पुराने सेल्स हैं, बहुत पुराने हैं। तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं आपके बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, बट बाकी बैक्टीरिया को छोड़ के बाकी सब आपके यूकैरियोटिक में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ह्यूमंस, हम एडवांस्ड हैं, हम आते हैं यूकैरियोटिक में। एनिमल्स, प्लांट्स देख लो, वो भी आते हैं, ठीक है। इसके अलावा फंगी देख लो, प्रोटिस्ट देख लो, ये सब आपके यूकैरियोट में आते हैं। तो अब एक बार दोबारा डिफरेंस देखते हैं। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने सेल्स, प्रिमिटिव सेल्स। यूकैरियोटिक मतलब एडवांस्ड सेल्स। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस ही नहीं होता, यूकैरियोट में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, नहीं प्रेजेंट होते, जबकि यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम बिना मेम्ब्रेन का ऐसे ही पड़ा हुआ है, बाकी ऑर्गेनेलीज के ऊपर ऐसे एक झिल्ली बनी हुई है, एक मेम्ब्रेन बनी हुई है। राइबोसोम ऐसे ही प्रेजेंट है, नेक्ड। तो क्या है, राइबोसोम प्रेजेंट है प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी, क्योंकि यूकैरियोटिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोकैरियोट में बस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होते। पर ये जो राइबोसोम प्रोकैरियोट में प्रेजेंट है ना, ये 70S का है, ठीक है, यूनिट है इसकी S, और यूकैरियोट में 80S का है। और अगर मैं बताऊं तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका साइज छोटा होता है, और यूकैरियोटिक सेल का साइज बड़ा होता है, ठीक है।
और इसमें प्रोकैरियोटिक में आते कौन है? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया, ठीक है। यूकैरियोटिक में बाकी सब आते हैं बैक्टीरिया को छोड़ के, हम भी एक यूकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, जिसको लिखा हुआ है प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली क्या है? मैंने कहा कि मेरा सेल है और उस सेल की ना बाहर एक बाउंड्री होती है और उस बाउंड्री का नाम ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। मतलब सपोज करो आप एक कमरे में बैठे हुए हो, ठीक है, आपके कमरे की एक बाउंड्री है ना, ऐसे 4 दीवारें हैं, किसी भी कमरे में बैठ जाओ आसपास ऐसे दीवारें होती हैं, तो ये आउटर बाउंड्री की तरह काम करा ना इन्होंने। वैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, या इसका एक और नाम है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? मेरा सेल है और उस सेल की ये जो बाउंड्री है इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, सेल झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन समझ आ गई क्या है? सेल है, सेल के बाहर का बाउंड्री, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना मेनली 3 चीजों से बनी हुई है। कौन सी? लर्न करनी पड़ेगी। कौन कौन सी है? फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। इन तीनों से मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है। कौन कौन सी? फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। पर सबसे ज्यादा मात्रा, जो सबसे ज्यादा जिसने मिलकर बना रखी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो है फॉस्फोलिपिड। तो मेन कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या है? फॉस्फोलिपिड। उसके अलावा कौन कौन है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और फॉस्फोलिपिड के भी बारे में अगर डीप में कोई क्वेश्चन पूछ ले तो ये पूछ सकते हैं कि फॉस्फोलिपिड की कितनी लेयर होती है? फॉस्फोलिपिड एक बाय लेयर होती है। बाय का मतलब 2 होता है, जैसे होता है ना ट्राई मतलब 3, ट्रायंगल 3 एंगल वाला फिगर, वैसे बाय लेयर 2 लेयर होती हैं फॉस्फोलिपिड की। ये था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, ये सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हमारी बॉडी में स्टमक है, लिवर है, किडनी है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, ब्रेन, इतना कुछ है। वैसे ही सेल के अंदर भी बहुत कुछ होता है, ठीक है। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में वैक्यूल, ठीक है, बहुत कुछ होता है। तो वैसे ही इसके बाहर एक बाउंड्री है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है? मैंने कहा आप किसी कमरे में बैठे पढ़ रहे हो, कमरे की जो दीवारें हैं, जो उसकी बाउंड्री है, वो आपको बाहरी वातावरण से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करके रख रहा है, ठीक है। अभी बाहर कोई सब्जी बेचने आए, ठीक है, और वो आपके आगे से तो निकल के नहीं जाएंगे ना, क्यों? आपके रूम के बाहर बाउंड्री है, वो सड़क पे से ही जाएंगे, आपके घर की भी एक बाउंड्री है। तो वैसे ही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री है, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी बाहरी वातावरण को सेपरेट करके रख रहा है इंटरनल एनवायरनमेंट से, ठीक है। तो एक काम क्या हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? वो बाहर के एनवायरनमेंट को, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट करके रख रहा है इंटरनल एनवायरनमेंट से। दूसरा, और ये क्या कर रहा है? ये इसका जो नेचर है ना, वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। कैसा होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल। सिलेक्टिवली परमिएबल मतलब कुछ सिलेक्टेड सी परमिशन देता है। परमिएबल बोल सकते हैं परमिशन दी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो मैं स्कूल में 10th क्लास में पढ़ा रही हूँ, बाहर 4 बच्चे आ गए, उनमें से 2 10th के थे, 2 नर्सरी के बच्चे गलती से आ गए। तो 10th के बच्चे बोल रहे हैं मैं कम इन मैम, मैं बोलूंगी आ जाओ। नर्सरी के बच्चे बोल रहे हैं मैं कम इन मैम, मैं बोलूंगी नो। तो मैं कुछ सिलेक्टेड बच्चों को ही अंदर आने दे रही हूँ। इस सिलेक्टेड परमिशन को बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। मैंने कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही अंदर आने दिया, इस चीज को बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल। वैसे ही जो सेल है, हो सकता है उसके बाहर 10 चीजें पड़ी हूं, 10 चीजें पड़ी हूं, पर वो अलाउ सिर्फ 2 को करे, तो वो क्या हो गया? सिलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है।
आगे बात करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली की बात हो गई। अब हम बात करते हैं सेल वॉल की, कोशिका भित्ति की। देखो, अगर मैं बात करूं एनिमल सेल्स की, हम भी ह्यूमंस भी एनिमल्स में आते हैं, तो जो हमारे जो सेल्स हैं, हमारी कोशिकाएं हैं, उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को शॉर्ट फॉर्म में पीएम लिख रही है। पर जो प्लांट के सेल्स होते हैं, जो प्लांट के सेल्स हैं, उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है और उसको हम बोलते हैं सेल वॉल, कोशिका भित्ति। ठीक है, एनिमल सेल्स में बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक बाउंड्री है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। अब सेल वॉल के बारे में बात करते हैं। सेल वॉल प्लांट को कहीं ना कहीं, अब हमारा क्या है, हल्की सी बारिश भी आती है तो हम छुपने चले जाते हैं, किसी शेल्टर में चले जाते हैं। प्लांट आंधी है, तूफान है, वहीं खड़ा है। ठीक है, तो ये जो सेल वॉल है ना, उसको थोड़ी सी मजबूती तो ये भी देता है। और क्या है सेल वॉल, जैसे मैंने बात करी कि जो मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी वो सिलेक्टिवली परमिएबल थी, कुछ चीजों को अंदर आने दे रही थी, कुछ चीजों को अंदर नहीं आने दे रही थी। पर सेल वॉल कैसा है, ये फुल्ली परमिएबल है। ठीक है, ये फुल्ली परमिएबल है, ये किसी को नहीं रोकता, जिसको आना आओ। जैसे भंडारे वाला होता है ना, सेल वॉल बिल्कुल वैसा ही है, फुल्ली परमिएबल। आ जाओ आ जाओ, बाहर 10 चीजें हैं, ठीक है, 10 को बुला लेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पर अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सबको अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, दोबारा बात करते हैं, दो चीजें होती है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, हम एनिमल सेल्स के बाहर जो सेल की लेयर होती है, जो सेल की बाउंड्री होती है, जैसे आपके कमरे की एक बाउंड्री है, उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर कुछ प्लांट सारे प्लांट सेल्स में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल ऑर्गेनेलीज की, कोशिका अंगक की। देखो, मैंने बोला था कि जैसे बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं, वैसे ही सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। ठीक है, हम इंसान है, हम बहुत सारे सेल से बने हुए हैं, हम मल्टी सेल्यूलर है। क्या होता है, जो एक सेल से बने उसको बोलते हैं यूनिसेल्यूलर। ठीक है, एका कोशिका। और जो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं बहुकोशिका, मल्टी सेल्यूलर। हम मल्टी सेल्यूलर हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं। ठीक है, पर वैसे ही बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो बात करते हैं कि एक सेल के अंदर भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं, जैसे कि नाम लिखते हैं सबसे पहले, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, गोल्गी। अब गोल्गी का नाम, जैसे घर में मम्मी नहीं होती, आपको 10 नाम से बुला देती है, गोल्गी भी ऐसी है। गोल्गी का नाम सिर्फ गोल्गी भी हो जाता है, गोल्गी बॉडी भी हो जाता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, गोल्गी एपरेटस भी हो जाता है, बहुत सारे नाम है इसके। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक क्लोरोप्लास्ट भी है। क्लोरोप्लास्ट को अलग क्यों लिखा, क्लोरोप्लास्ट एनिमल्स में नहीं होता, प्लांट सेल में होता है, प्लांट्स में होता है, एनिमल सेल्स में नहीं होता। अगर मैं बात करूं वैक्यूल, वैक्यूल बहुत बड़े बड़े होते हैं प्लांट्स में, और एनिमल्स में यानी हमारे सेल्स में बहुत छोटा होता है, इनका साइज आकार में बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इनको 2-3 बार पढ़िए। क्या नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, हो सके तो इनको 2-3 बार और पढ़िए, ताकि ये थोड़े बड़े बड़े नाम है, थोड़े दिमाग में फिट हो। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कोशिका अंगक की, सबसे पहली सेल ऑर्गेनेली की, जिसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
सपोज करो ये एक सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस की बाउंड्री है ना, वहां से शुरू होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल की बाउंड्री तक लंबा जा सकता है। इतना बड़ा होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो सकता है। तो ये क्या करता है, पूरे सेल को सपोर्ट करने का भी काम कर देता है कभी कभी। अब ये बात कर दी कि चलो ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये बीच में आ गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो दो टाइप का होता है, ठीक है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ER, ठीक है। तो एक हो गया रफ ER यानी कि RER, और एक हो जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER, ठीक है। तो चलो आपको एक सिचुएशन इमेजिन कराती हूँ। ऐसा सोचो कि आपके फेस पे बहुत सारे पिंपल्स हो गए हैं। पिंपल कैसे होते हैं, छोटे से होते हैं, बिल्कुल गोल गोल से, ठीक है। अगर आपके फेस पे पिंपल्स हो गए हैं तो आपका फेस कैसा हो जाएगा, रफ होगा या स्मूथ होगा? ऑब्वियसली रफ हो जाएगा अगर फेस पे पिंपल्स हो गए तो। वैसे ही अगर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर छोटे छोटे गोल गोल सी चीजें आ जाएं, जैसे हमारे केस में मैंने नाम दिया पिंपल, सेल में पिंपल थोड़ी ना आएंगे। सेल में छोटे जो ये जो गोल सी चीज है इनका नाम है राइबोसोम। क्या नाम है इनका? राइबोसोम। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटी सी गोल चीज आ जाए जिसका नाम राइबोसोम है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कैसा हो जाएगा, रफ हो जाएगा। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नाम की चीज प्रेजेंट है। पर अगर मैं कहूं, दोबारा आपके फेस का एग्जांपल लेके, आपके फेस पे कोई भी पिंपल ही नहीं है, ठीक है, छोटी गोल चीज कोई है ही नहीं है आपके फेस पे, तो आपका फेस कैसा होगा, बिल्कुल स्मूथ। तो वैसे ही अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे में नीचे वाला साइड है, उसके ऊपर कुछ छोटे गोल जैसी आकार की कोई चीज नहीं है, तो ये कैसी होगी, रफ होगी या स्मूथ होगी? बिल्कुल स्मूथ होगी। तो राइबोसोम नाम की छोटी गोल चीज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एब्सेंट है, तो राइबोसोम इज एब्सेंट। दोबारा बात करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जो आपके न्यूक्लियस के कवरिंग से लेकर आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो है वहां तक है, हो सकती है। अब इसके ऊपर गोल छोटी चीज भी हो सकती है जिसका नाम होता है राइबोसोम, जो उसको दिखने में थोड़ा रफ बना देगा। तब उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बट अगर वही राइबोसोम नाम की छोटी गोल चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर एब्सेंट हुई, तो तब उसका नाम हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं, देखो राइबोसोम ना, उसका जो खुद का काम होता है वो प्रोटीन बनाता है। जो राइबोसोम है वो प्रोटीन बनाता है, और अब ये राइबोसोम आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, उसका नाम पड़ गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER भी राइबोसोम की तरह प्रोटीन ही बनाएगी। प्रोटीन फॉर्मेशन लिख लो, प्रोटीन सिंथेसिस लिख लो, ठीक है। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आ गई, तो अब ये भी क्या करेगी, ये भी प्रोटीन ही बनाएगी। दूसरे पार्ट पे चलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर तो राइबोसोम से ही नहीं, तो क्या ये प्रोटीन बनाएगा? नहीं। तो ये क्या बनाएगा, ये प्रोटीन को छोड़ के बहुत कुछ बनाएगा, जैसे लिपिड हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, स्टेरॉइड हो गए, हॉर्मोन्स वगैरह, है ना, हॉर्मोन्स हो गए, बहुत कुछ बनाता है। मतलब प्रोटीन को छोड़ के देखो सब कुछ ही बना दिया, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉइड, ये हॉर्मोन्स वगैरह, ठीक है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमारी पहली ऑर्गेनेल थी ER। दूसरी देखते हैं राइबोसोम। इसकी बात अभी हमने नई जस्ट अभी करी है। राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, उस जगह को क्या बोलेंगे जहां पे चॉकलेट्स बनती हैं? चॉकलेट फैक्ट्री बोल देंगे, ठीक है। और जहां पे प्रोटीन बन रही है उसको क्या बोल सकते हैं? उसको हम बोल देंगे प्रोटीन फैक्ट्री, ठीक है। तो क्या है, राइबोसोम का दूसरा नाम हो गया प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों?
क्योंकि ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है, राइबोसोम को सिंथेसाइज करती है, राइबोसोम बनाती है। अब मैंने कहा राइबोसोम के बारे में बात करी, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, ठीक है। राइबोसोम देखने में कैसा होता है? अच्छा, एक और चीज, ये कहाँ है प्रेजेंट है? कहाँ पे? प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं उसके डायग्राम की बात करूं, देखने में कैसा है, जस्ट वैसे ही देख लें। एक ऐसी सी होती है राइबोसोम, एक होती है लार्जर सब यूनिट, बड़ी यूनिट, एक होती है स्मॉलर, छोटी सी सब यूनिट। मतलब क्या है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो दो चीजों से मिलकर बन रहा है, ठीक है। एक तो हो गई बड़ी सी सब यूनिट, एक हो गई उसी के नीचे छोटी सी सब यूनिट, दोनों मिलकर क्या बनाएगी? राइबोसोम बनाएंगी। आगे बात करते हैं, नाम दूसरा क्या है इसका? प्रोटीन फैक्ट्री। थर्ड ऑर्गेनेली के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। अब क्या है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, ये एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है, मैं इतना बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, चल रही हूँ, मुझे इसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। अब आप बोलोगे एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? एनर्जी हमें खाने से मिलती है। जो खाना है वो टूटता है और उसका एंड प्रोडक्ट होता है ग्लूकोज, है ना। जो खाना खा रहे हो ग्लूकोज में टूटेगा। सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को दोनों मिलाकर माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है एनर्जी, ठीक है। ग्लूकोज लेगा, जो हम खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज में टूट रहा है, सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन होगा, तो इनको मिलाकर जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिससे एनर्जी बन रही है, कौन करा रहा है ये? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल्यूलर रेस्पिरेशन कौन कर रहा है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर ये बात है कि रेस्पिरेशन में कौन हेल्प कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, तो ये रेस्पिरेशन कर रहा है, रेस्पिरेशन से क्या होता है? एनर्जी बनती है। तो जो ऑर्गेनेली मेरे अंदर एनर्जी बना रहा है, सबके अंदर एनर्जी बना रहा है, उसका क्या दूसरा नाम हम पावर हाउस ऑफ द सेल रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। जो हमारे में एनर्जी बना रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, उसका दूसरा नाम पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक है। क्या करता है? ग्लूकोज लेता है, ऑक्सीजन लेता है, एनर्जी बनाता है। आगे देखते हैं, ये एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दो झिल्लियां होती हैं इसके राउंड, ठीक है। ये माइटोकॉन्ड्रिया था, इसके राउंड एक मेम्ब्रेन, दूसरी मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखने में कैसा है ये रही इसकी आउटर मेम्ब्रेन, और ये ऐसे, ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये है आउटर मेम्ब्रेन, बाहरी झिल्ली, और ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। और जो इनर मेम्ब्रेन है ना, ये फोल्ड होकर क्या बना रहा है? जैसे किसी को जीभ चढ़ा देते हैं, है ना, वैसा सा स्ट्रक्चर बना रहा है जीभ की तरह, और इसको बोलते हैं, जो जीभ जैसा सा स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं क्रेस्टा या क्रिस्टे, ठीक है। और अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं, इसमें अपना खुद का डीएनए भी होता है, खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। तो पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके डीएनए का, इसके राइबोसोम्स का दूसरे ऑर्गेनेली को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ अपने लिए डीएनए, अपने लिए राइबोसोम्स प्रिपेयर वगैरह करता है, अपने आप को संभालता है बेसिकली। तो क्योंकि अपने आप को संभाल सकता है, इसको किसी की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इसका एक और नाम आ गया सेमी ऑटोनोमस, ठीक है। थोड़ा ये अपना खुद का राजा है, ठीक है, सेमी ऑटोनोमस है, अपना राजा है ये। इसको न्यूक्लियस की उतनी जरूरत नहीं है, थोड़ी बहुत तो है बट उतनी भी नहीं है। तो न्यूक्लियस हमने क्या कहा था? पूरे सेल को संभाल के रखता है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है, पर माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा बहुत खुद भी काबिल है कि उसको उतनी जरूरत नहीं है किसी की, ठीक है। तो इस वजह से इसका एक और नाम है सेमी ऑटोनोमस। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में दोबारा क्विक रिवीजन लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसका दूसरा नाम है पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों? वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कर रही है, वो एनर्जी बना रही है। इसके अलावा
दो मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन में ऐसे जीप जैसे स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं क्रिस्टा या क्रिस्टे। इसमें खुद का डीएनए राइबोसोम्स है, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ ऑर्गेनली गोल्गी बॉडी, गोल्जी बॉडी, ठीक है, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी एपरेटस। ये क्या करती है? ये पोस्ट ऑफिस वाला काम करती है, पोस्ट ऑफिस वाला काम करती है ये, ठीक है। तो इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोल देते हैं। पोस्ट ऑफिस वाला काम क्या होता है? देखो, ये आपका घर था, ये आपका रूम था, ये आपका घर था, ये आपका रूम था, यहाँ ये पूरा, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या करा? आपने एक काम करा, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया मैंने, यहाँ पे आपने अपना काम करा, और आपने क्या करा? आपको ये काम अपना अपने यूनिवर्सिटी में भिजवाना है जो यहाँ है, तो आप क्या करोगे? पोस्ट ऑफिस चले जाओगे, दूर है अगर आपकी यूनिवर्सिटी। वैसे ही काम है गोल्गी बॉडी का। वो क्या करता है? सपोज करो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ने जो प्रोटीन बनाया, जो कार्बोहाइड्रेट बनाया, जो लिपिड बनाया, अगर पूरे सेल में कहीं भी उसकी जरूरत है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो यहाँ है, प्रोटीन यहाँ कैसे मिलेगा? कौन पहुंचाएगा प्रोटीन को वहां पे? गोल्गी पहुंचा के आएगा, ठीक है। समझ आई? गोल्गी क्या करता है? ये ट्रांसपोर्ट कर देता है चीजों को, और बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्ट करता है ये, पैकेज करके, पैकेजिंग करके, ठीक है, उसको अच्छे से पैक वगैरह करके फिर वहां छोड़ के आता है गोल्गी, ठीक है। अब क्या क्या कर सकता है? ये प्रोटीन को कर दिया, कार्बोहाइड्रेट को कर दिया, ठीक है। तो गोल्गी के बारे में दोबारा बात करते हैं। पोस्ट ऑफिस की तरह है। पोस्ट ऑफिस क्या काम करेगा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने कोई प्रोटीन बनाया, कोई कार्बोहाइड्रेट बनाया, ठीक है, यहाँ बनाया, सपोज करो यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, कहीं भी चाहिए, तो गोल्गी उसको यहाँ वहां कहीं ट्रांसफर करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ये काम होता है गोल्गी का। अगला हम बात करते हैं प्लास्टिड की। प्लास्टिड जो होते हैं ये होते हैं प्लांट में, पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट्स। ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? चलो पहले प्लास्टिड के टाइप्स देखते हैं। 3 टाइप है, तीनों के एंडिंग में प्लास्ट है, मतलब क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। अब जो ये क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है? ये ग्रीन प्लास्टिड है। जो प्लांट है देखने में हरे रंग का है, क्यों? क्योंकि उसके पास क्लोरोप्लास्ट है। क्या है उसके पास? क्लोरोप्लास्ट। प्लांट ग्रीन है, ग्रीन इन कलर, हरा है रंग में, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। दूसरा बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट तो कलरलेस है, ठीक है, वो कोई प्लांट नहीं कलर नहीं दे रहा प्लांट को, ये कलरलेस है। तो इसका काम क्या हुआ? ये स्टोर करके रखता है फूड, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके रख रहा है, ये फैट को स्टोर करके रख रहा है, और ये प्रोटीन को स्टोर करके रख रहा है एक प्लांट में। अब बात करते हैं क्रोमोप्लास्ट की। जो क्रोमो है ना, क्रोमो का मतलब ही होता है कलर। तो जो प्लांट को कलर दे रहा है, ऐसा थोड़ी ना कि जो प्लांट है पूरा का पूरा ग्रीन ही है। उसके फ्लावर्स देखो, फ्लावर्स नॉन ग्रीन है। फ्रूट देखो, जो वो प्लांट ट्री जो दे रहा है वो कलर्ड है। तो वो कलर कौन दे रहा है? वो कलर दे रहा है क्रोमोप्लास्ट। दोबारा देखते हैं, प्लास्टिड है, प्लास्टिड प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं है। ये भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट है उसके बाहर भी क्या है? 2 मेम्ब्रेन्स है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास थी। क्लोरोप्लास्ट क्या कर रहे हैं? हरा रंग दे रहे हैं प्लांट को। हरा रंग क्यों जरूरी है? प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है। प्लांट जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाता है। हमारे पास तो नहीं। ऐसा हुआ है ना कि ये आपका घर है, मुझे ऐसा ही घर बनाना आता है, यहाँ एक शॉप है, कड़कती धूप में आपका कुछ खाने का मन करा तो आप कुछ खाने के लिए लेने निकले, रास्ते में धूप थी तो आपका पेट खुद ही भर गया। नहीं होता ना ऐसा? धूप से हमारा खुद का खाना तो नहीं बनता ना, क्यों? हमारे अंदर क्लोरोप्लास्ट जैसी चीजें नहीं। ये प्लांट में है, प्लांट आराम से बाहर खड़ा है, रास्ते में प्लांट होगा, वो सनलाइट की प्रेजेंस से अपना खाना खुद बना रहा है। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर कर रहा है खाने को, कार्बोहाइड्रेट फैट और कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन तीनों को। क्रोमोप्लास्ट कलर दे रहा है। तो अभी पहले हम ये जो हमने 5 ऑर्गेनेलीज करी हैं और बेसिक करा है ना सेल का, एक बार
5-10 मिनट लगाकर हम उनको ही रिवाइज करते हैं। देखो, जो फर्स्ट टॉपिक था हमारा वो था आज हमारा सेल। सेल क्या है? जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी जीव है, वो सब सेल के बने। तो सेल की खोज किसने करी? जो सबसे पहले सेल की खोज करी थी वो करी थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। क्या करा था? उन्होंने डेड सेल को देख लिया। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए, एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने क्या करा? उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी करी। उसके बाद आते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी? रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटोप्लाज्म की पुरकेंजे ने। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी स्पर्म, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी ओवम, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी न्यूरॉन। ह्यूमन बॉडी के बाहर चलते हैं, और भी बहुत सारे जीव हैं, वहां पे स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ, प्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। लार्जेस्ट सेल शतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एक्सेल। टाइप ऑफ सेल दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल पुराने, साइज छोटा, कोई ऑर्गेनेली है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होगी। राइबोसोम है 70S। बैक्टीरिया इसमें आते हैं। यूकैरियोट में हम सब आते हैं, हम एडवांस सेल के बने हुए हैं। हमारे पास न्यूक्लियस भी है और ऑर्गेनेलीज मेम्ब्रेन बाउंड भी है, और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जैसे कि राइबोसोम वो भी है। प्रोकैरियोटिक में 70S है, हमारे में 80S है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन क्या था? जैसे आपके रूम की एक बाउंड्री है, ये दीवारें आपकी बाउंड्री है आपके रूम की, वैसे ही सेल की भी एक बाउंड्री है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और हमारे सेल की एक ही बाउंड्री है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद एक और बाउंड्री है सेल वॉल, जो कि हम में तो नहीं होती बट बहुत सारे अलग चीजों में, जैसे बैक्टीरिया में भी होती है, ठीक है, प्लांट में भी होती है। बैक्टीरिया में किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। बैक्टीरिया में बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल, पेप्टाइडोग्लाइकन। और प्लांट में बनी होती है सेल्यूलोज की। और हमारे में बनी होती है किसी की भी नहीं, हमारे में एब्सेंट होती है सेल वॉल। आगे चलते हैं। सेल ऑर्गेनेलीज कोशिका अंगक बहुत सारे होते हैं। पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दो पार्ट में डिवाइडेड है, रफ या स्मूथ। रफ के ऊपर क्या है? राइबोसोम है। स्मूथ के ऊपर राइबोसोम नहीं है। राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी क्या बनाएगा? प्रोटीन ही बनाएगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स एब्सेंट है, तो वो क्या बनाएंगे? वो बनाएंगे लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, ये सब। अगला था राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? प्रोटीन बना रहा है, तो इसका दूसरा नाम प्रोटीन फैक्ट्री। ये दो सब यूनिट से मिलकर बना है, एक बड़ी सब यूनिट, एक छोटी सी सब यूनिट। ठीक। तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया दो मेम्ब्रेन की बनी हुई है, आउटर इनर, और बीच में क्रिस्टा बने होते हैं। इसको एक हमारे में एनर्जी बना रहा है ना, ताकत बना रहा है हमारे में, तो इसका नाम हो गया पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, ताकत तो मैंने हिंदी में बोला, ठीक है, इंग्लिश में एनर्जी वगैरह होता है। साइंस में, बायो में ताकत को बोलते हैं एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है, ताकत को बोलते हैं एटीपी, एनर्जी को बोलते हैं एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। ठीक है, अब अगली बात करते हैं गोल्गी बॉडी की। गोल्गी बॉडी बिल्कुल पोस्ट ऑफिस की तरह है, पोस्टमैन की तरह है। वो क्या कर रही है? जो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया उसको ट्रांसपोर्ट कर रही है, उसको पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट करिए आराम से। इसके बाद हमने पढ़े प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लांट में है, हमारे में नहीं है। 3 टाइप के हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन कलर दे रहे हैं प्लांट को। ग्रीन कलर क्यों चाहिए? फोटोसिंथेसिस होती है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। ल्यूकोप्लास्ट ये तो कलरलेस होते हैं, हरे नहीं होते रंग में, पर ये स्टोर करके रखते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। क्रोमोप्लास्ट ये कलर दे रहे हैं बहुत सारे, ठीक है, कलर दे रहे हैं प्लांट को। इसके बाद हाँ, अभी हमने आज यही 5 करे हैं। कल हम और ऑर्गेनेलीज के बारे में बात करेंगे। सिर्फ 5 ऑर्गेनेलीज नहीं होती सेल में, और भी बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं, आगे की जो ऑर्गेनेलीज है वो हम कल के लेक्चर में करेंगे।